नमस्ते दोस्तों, जोहार। मैं अभिषेक चक्रवर्ती आप सभी का फिर से अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैक बोर्ड के द्वारा क्लास 12 का आर्ट्स का मॉडल सेट पेपर 2 जारी कर दिया गया है, जिसमें आज हम लोग अर्थशास्त्र का पार्ट बी यानी समष्टि अर्थशास्त्र का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस देखेंगे। इससे पहले मैंने इकोनॉमिक्स विषय का पार्ट ए यानी व्यष्टि अर्थशास्त्र का सॉल्यूशन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बना के प्लेलिस्ट में डाल दिया गया है। आप लोग जाके उस वीडियो को देख लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पहला क्वेश्चन क्या दिया गया दोस्तों, राष्ट्रीय आय का मापन निम्नलिखित में से किस विधि से किया जाता है? विच मेथड इज एडोप्टेड इन मेजरिंग नेशनल इनकम। तो आप लोगों को मालूम है कि उत्पाद विधि से भी किया जाता है, प्रोडक्शन मेथड से भी, या आय विधि यानी इनकम मेथड से भी, और व्यय विधि यानी एक्सपेंडिचर मेथड से भी। यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये सभी, ऑल ऑफ द अबव, यानी ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन देख ले तो दोस्तों क्या दिया है, प्राथमिक क्षेत्र में निम्नलिखित में कौन शामिल है? ठीक है, यहाँ दिया विच वन इज इंक्लूडेड इन प्राइमरी सेक्टर। तो क्या क्या होता है दोस्तों, भूमि, ठीक है, फॉरेस्ट यानी वन, खनन यानी माइनिंग, ठीक है। यानी यहाँ पे जितने भी ऑप्शंस दिए वो सभी करेक्ट हैं, ठीक है। तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन पे चलते दोस्तों, क्या दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा मुद्रा का कार्य नहीं है? ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा मुद्रा का कार्य नहीं है पूछा गया है, ठीक है। तो ये विनिमय का माध्यम जो होता है, मीडियम ऑफ एक्सचेंज, ये भी होता है, ठीक है। मूल्य संबंध यानी स्टोर वैल्यू जो दिया हुआ है वो भी होता है, ठीक है। और उसके बाद लेखा की इकाई यानी यूनिट ऑफ अकाउंट, ये भी होता है। लेकिन क्या नहीं होता है दोस्तों, कीमत स्थिरता। तो यहाँ ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ नहीं पूछा गया है, ठीक है। अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं दोस्तों, क्या पूछा गया है, जनता का बैंक कौन सा है? तो जनता का बैंक कौन सा होता है दोस्तों, व्यापारिक बैंक को जनता का बैंक बोला जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना हुई थी, कब हुई थी दोस्तों? 1 अप्रैल 1935 को। याद रखिएगा दोस्तों, पूरा डेट बता दिया गया, यानी यहाँ पे ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन को देख लेते हैं दोस्तों, क्या दिया गया, ये रिपीटेड क्वेश्चन है दोस्तों, MPC प्लस MPS इक्वल्स टू, ठीक है, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम यानी सीमांत उपभोग प्रवृत्ति, ठीक है, प्लस MPS दैट मीन्स मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव यानी सीमांत बचत प्रवृत्ति। जब ये दोनों प्लस में होता है तो उसका वैल्यू हमेशा क्या होता है, 1 होता है, ठीक है, याद रखिएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों, यानी इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या दिया है दोस्तों, अगला क्वेश्चन में दिया है, सरकार के कर राजस्व के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन शामिल है? तो दोस्तों ये इनकम टैक्स तो शामिल होता ही है, ठीक है। और आप सभी को मालूम है अभी तो तत्काल में GST लागू कर दिया गया है, लेकिन अभी कई सेक्टर हैं जहां पे एक्साइज ड्यूटी अभी भी लिया जाता है, ठीक है, कॉर्पोरेट टैक्स भी लिया जाता है, ठीक है। तो यहाँ ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे चलते दोस्तों, भुगतान शेष का घटक है। तो भुगतान शेष का घटक, तो भुगतान शेष का घटक में दोनों ही आता है, चालू खाता भी आता है और पूंजी खाता भी, यानी करेंट अकाउंट भी आता है और कैपिटल अकाउंट भी आता है, BOP में, ठीक है। द कंपोनेंट ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट इज करेंट एंड कैपिटल बोथ अकाउंट, ठीक है। तो यहाँ क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 39 क्या बोला दोस्तों, भुगतान संतुलन में असमानता का कारण है। तो भुगतान संतुलन में असमानता का कारण, तो आप लोग को मालूम होगा कि पूछा गया द रीजन ऑफ इम्बैलेंस इन बैलेंस ऑफ पेमेंट, ठीक है। तो क्या क्या होता है, सोशल भी होता है, सोशल होता है दोस्तों, ठीक है, फिर इकोनॉमिकल प्रॉब्लम भी होता है, फिर क्या होता है, पॉलिटिकल प्रॉब्लम भी होता है। तो सोशल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल, ये तीनों प्रॉब्लम ही होता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे आपको ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा प्राकृतिक कारण, ठीक है। शायद इसको इसलिए शामिल किया गया है क्योंकि महामारी के कारण भी बहुत सारा जो नेचुरल डिजास्टर होता है उसके कारण भी बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या होता है, उसमें असमानता आता है, ठीक है। तो यहाँ आप देख सकते हैं, यहाँ ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ये तीनों ही करेक्ट है, ठीक है। तो इस हिसाब से ऑप्शन डी यहाँ पे देना चाहिए था, ऑल ऑफ द अबव, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ ऑप्शंस जो है इस हिसाब से ये गलत दिया गया है यहाँ पे ऑप्शन डी को। यहाँ अगर ऑल ऑफ द अबव दिया रहता तो वो करेक्ट होता, ठीक है। आप लोग इसको अगर सुधार के लिखना चाहते हैं तो इसको अलग से नोट डाउन कर लीजिएगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे चलते दोस्तों, क्या दिया गया है, गुणक को निम्नलिखित में
किस सूत्र द्वारा व्यक्त किया जा सकता है। ठीक है, तो इससे रिलेटेड हमने कुछ न्यूमेरिकल भी आपको बताए हैं। ठीक है, आप लोग प्लेलिस्ट में जाके चेक कर लीजिएगा। के इक्वल्स टू क्या होता है दोस्तों, डेल वाई बाय डेल आई। ठीक है, तो के दैट मीन्स मल्टीप्लर यानी गुणांक। ठीक है, डेल वाई दैट मीन्स चेंज इन इनकम, क्या क्या बोलते हैं इसको दोस्तों, चेंज इन इनकम। और डेल आई दैट मीन्स चेंज इन इन्वेस्टमेंट, यानी गुणांक बराबर क्या होता है दोस्तों, आय में परिवर्तन बटा निवेश में परिवर्तन। ठीक है, याद रखिएगा। और एक होता है के इक्वल्स टू 1/1 माइनस MPC। ठीक है, प्रीवियस आपका मॉडल सेट पेपर में दिया गया था इससे रिलेटेड क्वेश्चन, के इक्वल्स टू 1/MPS। ये दोनों फॉर्मूला भी इम्प्लीमेंट किया जाता है। ठीक है, आगे क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। क्या दिया गया, परिवार फार्मों को निम्नलिखित में कौन सी सेवाएं प्रदान करते हैं। ठीक है, विच सर्विसेज आर प्रोवाइडेड बाय फैमिलीज टू अ फार्म। ठीक है, तो लैंड भी प्रोवाइड किया जाता है, लेबर भी, और कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योरशिप भी प्रोवाइड किया जाता है। ठीक है, इंटरप्राइजेस ये भी प्रोवाइड किया जाता है। तो यहाँ पे ऑल ऑफ द एबव क्या होगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा स्टॉक है। ठीक है, तो यहाँ ऑप्शन क्या हो जाएगा, विच ऑफ द फ्लोइंग इज अ स्टॉक, यहाँ संपत्ति क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, 3 क्षेत्रीय मॉडल में निम्नलिखित में कौन शामिल है। ठीक है, 3 क्षेत्रीय मॉडल में दोस्तों निम्नलिखित में कौन शामिल है पूछा गया, विच वन इज इंक्लूडेड इन 3 सेक्टर मॉडल। ठीक है, तो 3 सेक्टर मॉडल में आपका फैमिली भी आता है, फार्म भी आता है और गवर्नमेंट भी आता है। ठीक है, तो यहाँ क्या हो जाएगा दोस्तों, उपरोक्त सभी, यहाँ क्या हो जाएगा, उपरोक्त सभी, करेक्ट। ठीक है, अगर द्विक्षेत्रीय मॉडल पूछा जाता है 2 सेक्टर मॉडल, ठीक है, तो 2 सेक्टर मॉडल में क्या आता है दोस्तों, 2 सेक्टर मॉडल में आता है आपका फैमिली और फार्म, ये दोनों आता है। ठीक, अगर 4 सेक्टर मॉडल पूछा जाता है दोस्तों तो क्या आता, फैमिली आता, फार्म भी आता, गवर्नमेंट भी आता और फॉरेन ट्रेड भी आता, यानी विदेश व्यापार। ठीक है, तो आशा करते हैं ये भी कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होगा। अगर नहीं है तो आप नीचे कमेंट करके बताइएगा, इससे रिलेटेड मैं सेपरेट वीडियो बना दूंगा। ठीक है, अगले प्रश्न पे चलते दोस्तों, मौद्रिक नीति के प्रमुख उद्देश्य हैं। तो मौद्रिक नीति के प्रमुख उद्देश्य पूछा गया, द मेजर ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी इज। ठीक है, पहला दिया है उत्पादन एवं रोजगार में वृद्धि, दूसरा दिया है विदेशी विनिमय दर की स्थिरता। ठीक है, तीसरा दिया है मूल्य स्थिरता और चौथा दिया है इनमें से सभी। ठीक है, तो यहाँ क्या हो जाएगा दोस्तों, मूल्य स्थिरता यहाँ करेक्ट होगा। ठीक है, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर होगा दोस्तों। ठीक है, अगले क्वेश्चन को देख लेते हो दोस्तों। क्या दिया गया, भारत का वित्तीय वर्ष है। ठीक है, फाइनेंशियल ईयर इन इंडिया कब से कब तक होता है फाइनेंशियल ईयर, 1 अप्रैल टू 31 मार्च। ठीक है, ठीक, कैलेंडर ईयर यदि बोला जाता तो क्या होता, जनवरी टू दिसंबर, 1 जनवरी टू 31 दिसंबर, लेकिन यहाँ फाइनेंशियल ईयर का बात किया गया है, यानी वित्तीय वर्ष का बात किया गया है, तो कब से कब तक होता है दोस्तों, 1 अप्रैल टू 31 मार्च। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हो दोस्तों। क्या दिया गया, आय एवं रोजगार डैश अर्थशास्त्र की एक शाखा है, इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट थ्योरी इज अ ब्रांच ऑफ किसका, मैक्रो। ठीक है, यानी समष्टि अर्थशास्त्र का, ऑप्शन बी करेक्ट। अगला क्या पूछा गया दोस्तों, पूछा गया है टंकी में रखा पानी डैश का एक उदाहरण है, तो किसका एक उदाहरण है दोस्तों, यहाँ हो जाएगा स्टॉक का। ठीक है, अगला पूछा गया है दोस्तों, क्या विनिमय का माध्यम मुद्रा का डैश कार्य है। ठीक है, मीडियम ऑफ एक्सचेंज इज अ डैश फंक्शन ऑफ मनी, तो क्या होता है, प्राइमरी फंक्शन होता है, यानी प्राथमिक, करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। क्या पूछा गया है, बैंकों का बैंक होता है, तो बैंकों का बैंक कौन होता है, केंद्रीय बैंक। ठीक है, सेंट्रल बैंक, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, एमपीसी एवं गुणक में कैसा संबंध होता है, तो एमपीसी एवं गुणक में जो दोस्तों संबंध होता है वो डायरेक्ट होता है। ठीक है, अगर एमपीसी ज़्यादा होगा तो उसका गुणक भी क्या होगा दोस्तों, ज़्यादा होगा। अगर एमपीसी कम होगा तो उसका गुणक भी क्या होगा दोस्तों, कम होगा। ठीक है, उसका गुणक भी क्या होगा दोस्तों, कम होगा, याद रखिएगा। तो इसलिए बोला जाता है एमपीसी एवं गुणांक में क्या संबंध है दोस्तों, सीधा, प्रत्यक्ष या डायरेक्ट संबंध है। ठीक है,
आशा करते हैं दोस्तों आज का ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो लाइक, शेयर एंड कमेंट करना ना भूलें। अगर चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि आगे की वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।